बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। आपने मुझे कहा कि इस्लामाबाद के सहाफ़ी, मुझे सिर्फ बता दीजिए कि वो किस अखबार में लिखते हैं, वो किस टेलीविज़न में काम करते हैं, उन्होंने कौन सी बड़ी स्टोरी ब्रेक की है, उन्होंने किस सहाफ़ी की शागिर्दी में सहाफ़त सीखी थी, उन्होंने कहाँ से सहाफ़त शुरू की थी, उन्होंने कौन से उनके बड़े सहाफ़ी जो उनके कुलीग हैं जिनके साथ बैठ के उन्होंने किसी कैफेटेरिया में चाय पी थी, कोर्ट रिपोर्टिंग की थी, असम्बली की रिपोर्टिंग की थी, वज़ीर आज़म की रिपोर्टिंग की थी। वो एक एडवर्टाइज़र हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उनकी। उसके ऊपर उन्होंने देखा कि आजकल न्यूज़ का धंधा भी ज़्यादा चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी बना दी। तो वो सहाफ़ी नहीं है, पहले अपनी ये करेक्शन कर लें। और उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि हमने तो, हमारे मिनिस्टर ने तो उनके ऊपर कंप्लेन की क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही फोश, घटिया, लघव बात की थी और एक ऐसी बात की थी जो आपको पता है कि बाजार में चलते हुए लोग भी एक दूसरे के बारे में नहीं करते। उन्होंने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के एक बहुत ही गलीज बात की थी। मिनिस्टर साहब के पास ये आइन कानून जो आपको हक देता है, मिनिस्टर साहब को भी देता है। उन्होंने कंप्लेन की और दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ के कानून का। हमें तो ये लगता था कि उस कंप्लेन में उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी, अदालत में केस जाएगा और उनको सज़ा मिलेगी और अदालत में वो जाएंगे, उतनी देर तक वो उनकी जमानत होगी, वो फ्री रहेंगे और आखिर पर सज़ा होगी। अगर वो गलत हुए तो उनको सज़ा होगी, सही हुए तो वो छूट जाएंगे। उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया जब वहाँ पर गए कि पहले लोगों को मबहूस कर लिया, फिर लोगों के ऊपर फायरिंग की, कैमरामैनों पे सीधी फायरिंग की जो वहां पर मौजूद थे, उसके बाद पुलिस वालों को फेंटा लगाया, उनके सर पर गन रखी, स्ट्रेट उन्होंने गन तान के फायर किया, लोगों को जख्मी किया। तो ये तो टेररिज्म का एक्ट किया उन्होंने। ये जो गन है उन्होंने एक एफआईए या पुलिस के एहलकार के ऊपर नहीं तानी, ये गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, तो स्टेट इसका जवाब देगी। जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, एक सेकंड बात सुन लीजिएगा, जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है उसका जवाब स्टेट देगी। हमने उनके ऊपर एक जो उन्होंने बहुत ही घटिया गलीज बात की थी जो रवाज बन गया हुआ है यहां पर, इसी तरह के अभी आप देखें वो एक घटिया ट्रेंड चलाने वाले को मरियम सफदर कह रही मेरी जिम्मेदारी है। तो मरियम साहबा ऐसे तो गालियां, आप हमारी बहन है, मैं पंजाब में भी 1 साल रहा हूं, फेडरल में भी, ये सारे रिपोर्टर खड़े हैं, इनमें से कोई दिल पे हाथ रख के बताए कि कभी निजी महफिल में भी आपके बारे में ऐसी गुफ्तगू की हो जो कोई भाई अपनी बहन के बारे में ना कर सकता हो। हम तो आपका एहतराम करते हैं, आपको भी शर्म करनी चाहिए, आपको हया करनी चाहिए कि आप ऐसे गंदे लोगों की जमानतें करवाते फिरते हैं, आप उनकी ओनरशिप ले रहे हैं जो गंदे ट्रेंड्स चलाते हैं, ये ना लाएं। फिर आप सारे शीशे के घर में बैठे हैं, सबकी बहन बेटियां हैं, सबके बारे में बकवास हो सकती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं दोबारा, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर सेन लोग हैं और मीडिया से, उनसे करप्शन पे बात करें, आप लोगों की जो मिस गवर्नेंस है उस पर बात करें, कोई अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल कर फैमिलियों पे ना जाए, जो लोग सियासत में नहीं उन पे नहीं जाएं, लोगों पे कीचड़ नहीं उछालें। तो ये बहुत ही घटिया तर्ज अमल है कि जो लोग गंदे ट्रेंड चलाते हैं उनकी आप जमानतें और उनकी पैरवी करते हैं। आपके जो इलेक्टेड लोग हैं या आपके जो ऐसे लोग हैं जिनको आप राइट और लेफ्ट खड़े करते हैं, वो लोगों की माओ को गालियां देते हैं, वो लोगों की मरी हुई मां को गालियां, गाली का जवाब क्या है? मुंह भर के गाली देनी है। जब आप किसी की मां को गाली देते हैं ना, ये एक इनका ये टेस्ट ट्यूब बेबी इनका इधर फिरता है सियासी, उस टेस्ट ट्यूब बेबी को मैं ये कहूंगा सियासी को कि गाली जब आप मुझे या किसी की मां को गाली देते हैं, असल में आप अपनी मां को गाली दे रहे होते हैं। जट्टों की जो तरबियत है वो ये नहीं है, अराइयों की तरबियत ये नहीं है, गुजरों की, मलकों की ये तरबियत नहीं है पंजाब के अंदर, ये सकाफत नहीं है। जब आप कहते हैं मामा तियां सांझियां, वो इसीलिए कही जाती हैं बदबख्तों के हर एक की माँ बहन आपकी माँ बहन है। आप हमसे निपटें, सियासत करें, सामने खड़े कहें ये बात गलत है, ये सही है, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं। आप किसी की माँ बहन को गाली दे के सियासत कैसे कर सकते हैं? जब आप उसकी माँ बहन को गाली देते हैं तो असल में अपनी माँ, मतलब मैं कलसूम साहबा के बारे में कोई बदजुबानी करूं तो अपनी माँ के लिए करूंगा ना। मैं मरियम साहबा के बारे में कोई इखलाक से गिरी हुई बात करूं जैसे राणा सनाउल्लाह साहब किया करते थे, तो मैं अपनी बहन के लिए गिरी हुई बात करूंगा ना। ये हमारी तरबियत में नहीं है। हम आपकी मंजी पीढ़ी इतनी ठोकेंगे कि चूल में से आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे, आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे जैसे हमारी माँ बहन है। तो इस रास्ते पे ना आए। और जो आपने खुद साख्ता सहाफी की बात की जो वजीर आजम के पास पैसे मांगने के लिए आए थे, जो वजीर आजम को मैंने कानों से सुना था कि मैं इस मीडिया की टांगे बांध के आपके सामने फेंक दूंगा, और वहां पे और लोग भी बैठे हुए थे मुझे इतने पैसे दे दें। आने वाले दिनों में
अपोजिशन के लिए मज़ीद परेशानियां आ रही हैं। सबसे पहले तो सिर्फ यही था कि फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि एकदम एक चाबी चढ़ी और लोग इधर से उधर भागने लग गए। फजल रहमान साहब भी वापस जॉब पे आ गए, मरियम साहबा बिल्कुल साइलेंट मोड पे। हम आपको बताते थे, आप अक्सर कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग हैं, सवाल करते हैं ये अलग हो गए। हम आपको बताते हैं ये इकट्ठे हैं जब ये अलग भी होते हैं। फिर आप कहते हैं मरियम और चचा में बड़ी सख्त लड़ाई है, हम आपको कहते हैं नहीं, वो भी नूरा कुश्ती है, वो भी दिखाने के लिए, क्योंकि ये सब चोर हैं। और चोर जो होते हैं जब उनके इंटरेस्ट की बात होती तो वो एक हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अंदर से एक होते हैं या एक दूसरे को पसंद करते हैं, अंदर से पसंद नहीं कर रहे होते वो, लेकिन उनको ये पता होता है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर वो इकट्ठे होंगे तो वो लॉ इन्फोर्समेंट से, अदालतों से, सज़ाओं से बच सकेंगे। अगर वो अलग अलग एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर जो इनका पूरा माफिया का सिस्टम है वो वीकर हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब जब इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगेंगी, एहतसाब का फंदा इनके ऊपर तंग होगा, तो आप देखेंगे एकदम आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे को घसीट घसीट के तीतर खिलाते हुए नजर आएंगे। आपको नजर आएगा घसीट घसीट के एक दूसरे को ये खाने खिला रहे हैं अपने घरों पे, घसीट घसीट के इज्जत दे रहे हैं एक दूसरे को। और इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आपको नजर आएगा इस्लामाबाद, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो अपने लिए कोई थोड़ा सा फुटवर्क करके ना जगह बना रहे हैं। जैसे वो जगह बनाते थे, मरियम सफदर साहबा ट्वीट करके, किसी ना किसी को लॉन्च करके, किसी को गाली दे के वो एकदम उस माहौल को ख़राब कर देती थी। लेकिन अब चचा पे और जो कज़न है उसके ऊपर क्योंकि फ़र्द जुर्म होने जा रही है और वो चोरी की है, और अगर ये हो गई तो ये रवाज पड़ जाएगा यहाँ पर इंसाफ होने का। तो आपने देखा मरियम साहबा भी मुकम्मल साइलेंट मोड पे हैं। तो जब जब इनकी करप्शन के को पकड़े जाने का मौका आएगा, आप देखेंगे ये साइलेंट मोड पर फौरी तौर पर लग जाएंगे। अब आने वाले दिनों में आपको हम और खुशखबरियां देंगे कि लूटी हुई और बहुत सारी दौलत जो है वो अनर्थ हो रही है। लोग पूछते हैं जी वो किधर गया पैसा जो आपने वापस लेना था। अभी तक को तकरीबन 550 अरब तो नैब रिकवर कर चुकी है। अब आप कहेंगे 550 अरब का आवाम को क्या फ़ायदा? ये 400 अरब का हेल्थ कार्ड है, अगले 3 साल में, इन्हीं चोरों से लूटे हुए पैसे से ही आपको दिया है। अगर वो रिकवर ना होते तो हम तो नोट नहीं छाप रहे, हम तो मुल्क को मकरूज नहीं कर रहे जैसे ये करते थे। तो आप ये देखें कि अगर ये 550 अरब ना आता हुकूमत के पास तो ये 400 अरब का हेल्थ कार्ड हुकूमत कहाँ से देती? तो जैसे जैसे इन चोरों से हम पैसा रिकवर करेंगे वैसे वैसे आवाम को सहूलत हम ज़्यादा देते जाएंगे। अभी आपके सामने जो एक सिचुएशन डेवलप हुई थी चंद दिन पहले, इन्होंने चाय की प्याली के अंदर तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब चौधरी मुनस अलाई ने बड़ी मंजी हुई सियासत की, मैं ये कहूँगा बड़े राइट टाइम पे। आपको पता है क्रिकेट में और सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बॉल को बल्ला टाइमिंग पे लग जाए और इसी तरीके से अगर सियासत में हिकमत अमली और बयान टाइमिंग पे दे दिया जाए तो बॉल हमेशा रस्से से बाहर जाती है। तो इसी तरीके से ये बीमारी के बहाने, मिजाज पुरसी के बहाने, ये एक पंजाब के बहुत ही मोतबर ख़ानदान, एक बहुत ही सियासी कद और काट का जो ख़ानदान चौधरी बरादरान का है, ये उनके कंधे पे बंदूक रख के अपना जो कन्फ्यूजन फैलाने का फॉर्मूला इनका है ये वो करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इसका जवाब दिया, अपनी ख़ानदानी वज़ादारी का मुजाहरा भी किया, ये भी बताया कि वो कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे जो उन्होंने किया है, और इन्हों का मकूवी ठप देता। उसके बाद आप देखेंगे कि सियासी बातचीत नहीं हो रही, इनके जो अफलातून है उन्हें मसला है तमाशे पे कि मुनस अलाई ने तमाशा क्यों कह दिया है। और भाई उन्होंने आपके घर आने को तमाशा नहीं कहा था, जो आप बाहर तमाशा लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं और जो दूसरे लोग उसके अंदर से तमाशा निकाल रहे हैं, उन्होंने एक अमूमी बात की थी, किसी पे ख़ास बात तो नहीं की थी। आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको फ़ौरन तकलीफ शुरू हो गई कि तमाशा लग गया है। तो ये एहसन इकबाल साहब ये जवाब दें कि इन्हें कौन सा तमाशा कहाँ बुरा लगा है और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें आपकी हेरा फेरी, आपकी झूठ, आपकी फरेबकारी और आपकी लूट मार पे। और दूसरी बात, मैं एक दफ़ा फिर लाहौर से शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज का, जिन्होंने इस मुल्क के चपरासियों को भी अरबपति कर दिया है। गरीब की खिदमत ऐसे ही तो नहीं की जाती ना, गरीब की खिदमत करने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है। तो मलिक मकसूद चपरासी जो है उसके अकाउंट से जो 4 अरब निकला था, उसके लिए मैं पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर चुका हूँ। देखते हैं वो अब इस पर क्या करते हैं। मैंने उनसे गुजारिश की है कि जैसे तमगाए डिफरेंट होते ना, उसने कारकर्दगी, उस तरह एक तमगा रखा जाए इनके लिए
जो ये नित नए तरीके दरियाफ्त करते हैं लूट मार के, चोरी के, और बेचारे चपरासी जिसकी 9,000 तनख्वाह है उसको इन्होंने 4 अरब उसके अकाउंट में डाल के निकाल लिया। और मैंने पहले भी बार बार कहा कि जो शख्स फौत हो जाता है उसका वोट नून लीग का हो जाता है। अब मसरूर अनवर बेचारे फौत हो गए थे, उनके अकाउंट में से ये पैसे निकाल के शहबाज शरीफ साहब अपनी बेगम के लिए घर लेते रहे, गाड़ियां लेते रहे। तो जो मुर्दे हैं वो भी इनके खाते में है, जो नहीं पैदा हुए वो भी इनके खाते में है, और जो जिंदा हैं उनके तो ये वैसे ही बोरे शोरे गायब कर लेते हैं। तो ये वाला जो तरीकाकार है वो दुरुस्त हुआ। तीसरी बात, केपीके में आपने देखा हमने बिल्कुल पहले मरहले में नुकसान उठाया क्योंकि हमने टिकट गलत दिए, हमने अपने वर्कर को अपने वर्कर के सामने खड़ा होने दिया, अपनी लीडरशिप को अपने, तो हमारा मुकाबला था पीटीआई वर्सेस पीटीआई, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। अभी जो रिजल्ट्स आए आपने देखा, हमने अपनी हिकमत अमली चेंज की, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी नजर आई जहां पहले खड़ी थी। बिल्कुल मुल्क में मुश्किलात है, आज भी कल भी पेट्रोल बढ़ा है, बहुत कोशिश की कि वो ना बढ़ाना पड़े, 12 रुपए के करीब बढ़ा है। बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि जब आप तकलीफ में होंगे तो एक ऐसा वजीर आजम जो हमेशा गरीब के लिए सोचता है वो कभी खुश नहीं होगा। लेकिन कोई हमें इसका हल बता दे कि अगर बाहर $40 से $95 पे पेट्रोल चला जाएगा तो हुकूमत के पास क्या हल है। एक हल है कर्जे लें और सब्सिडी डालें, उसमें आपकी नस्लों को मकरूज करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मकरूज करें, अपनी तमाम तर जो ताकत इस मुल्क के पास है इसकी आवाम की वजह से उसको मकरूज करें। और दूसरा हल है कि पेट पे पत्थर बांधें, मुश्किल वक्त है, इकट्ठे एकजुट होकर गुजारें, और वो हम कर रहे हैं। और हम बिल्कुल खुश नहीं हैं जो ये महंगाई की वेव आती है, लेकिन हमें अल्लाह के घर से उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में ये इंटरनेशनल महंगाई, अब अगर ये रूस और यूक्रेन का ये जो मसला है ये अगर थमता है तो आपको नजर आएगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, पेट्रोलियम की कीमतें ये नीचे आएंगी, जिससे ओवरऑल महंगाई के ऊपर असर होगा। एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो सूबाई काबीना है पंजाब की, उसमें भी हम कुछ नए लोगों को ला रहे हैं, जिन लोगों को हमें लगता है कि हमें उनकी ज़रूरत है, उनकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और उसके अंदर आबादी बहुत बड़ी है। और क्योंकि हमने छोटे यूनिट्स नहीं बनाए पहले, तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, कई जगहों पर आपको ज़्यादा इदारे बनाने की भी ज़रूरत है और कई इदारों में ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में हम मज़ीद एडिशन करने का प्लानिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ओवरऑल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ये डायरेक्शन दे दी है चीफ मिनिस्टर को भी, और अपने पार्टी के भी जो सेक्रेटरी जनरल हैं और सदर साहब हैं पंजाब के, उनको। और इसमें आने वाले दिनों में आपके साथ हम शेयर करेंगे ये इन्फॉर्मेशन कि कौन से नए पोर्टफोलियो या कौन से नए लोगों को कौन सी जिम्मेदारियां हम देने जा रहे हैं। बात पूरी कर लें। इसी तरीके से हम फेडरल गवर्नमेंट में भी हम ये समझते हैं कि वहाँ भी हमें ज़रूरत है नए लोगों की, क्योंकि हम ऐसे इस टाइम डिसाइसिव मोमेंट पे चले गए हैं कि हम चौथा साल है हमारा, इकॉनमी हमें बिल्कुल बैंकरप्ट मिली थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि 5.37 पे आपकी ग्रोथ है, आपके मुल्क के फॉरेन रिजर्व हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं, 7 अरब पे मिले थे आज 22 अरब पे हैं, एक्सपोर्ट 20 अरब पे मिली थी आज 30 अरब होने जा रही है। अगर आप देखें रेमिटेंसेस तो वो रिकॉर्ड हद तक ऊपर हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन का एरिया देखें तो बहुत ऊपर चला गया, प्रॉपर्टी का देखें तो ऊपर चला गया, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर चले गई, होम अप्लायंसेस देखें ऊपर चले गए, ट्रैक्टर ऊपर चले गए, गाड़ियां ऊपर चली गई, मोटरसाइकिल्स ऊपर चले गए, साइकिल ऊपर चले गए, वॉशिंग मशीन, पंखे, तमाम चीज़ों की, ग्रॉसरी की सेल्स, सब कुछ ऊपर गया। तो हमें यह नज़र आ रहा है कि अब हमने इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया है, अब हमने अपना जो एजेंडा है उसको फाइनल हम स्टेज में है, तो हमने पूरा उसके ऊपर पुश करना है। इसलिए हम फेडरल जो काबीना है उसके अंदर भी एडिशंस करने जा रहे हैं और कुछ नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स या नए पोर्टफोलियोज और नए लोगों को उसमें भी हम ऐड करने जा रहे हैं, उसमें भी ऐड करने जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें पॉलिसी डायरेक्शन दे दी, और जब इसके अंदर नए खदोखाल नई बातें आएंगी तो वो आपके साथ नए नाम या कौन से नए लोगों को ये जिम्मेदारी मिलेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले इधर फिर आप बताइएगा कि तरीन साहब के ग्रुप की रात मीटिंग थी और उन्होंने मीडिया टॉक में कहा कि हमसे अपोजिशन वाले तो राब्ता कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी हमसे राब्ता हुआ है। पहली दफ़ा उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया है। आप क्या समझते हैं कि आपको अपोजिशन के साथ साथ अपने इत्तेहादियों या अपनी ही जमात की अरकान असम्बली से भी किसी किस्म का खौफ है, किसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में वो भी धोखा दे सकते हैं? और अगर राब्ता हुआ है तो क्या तरीन साहब को मना लिया गया है, वो ऑल आउट पीटीआई के साथ खड़े होंगे?
देखिए, पहली बात तो ये है कि तरीन साहब ने आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अब लोगों की अजम्पशंस के ऊपर सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। अगर किसी की अजम्पशन है और वो उस अजम्पशन पे एक सवाल करता है तो वो उनकी अपनी अजम्पशन है, उसका जवाब भी उन्हीं को देना है, हमने नहीं देना। तरीन साहब ने आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर साहब से के खिलाफ कोई इकदाम करने का बयान नहीं दिया। रही बात राब्तों की, हमेशा रहते हैं। अभी हमारे दोस्त हैं अजमल चीमा साहब, उनके जो भतीजे की शादी थी वहाँ मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। जिन बहुत सारे दोस्तों को आप तरीन साहब का ग्रुप कह रहे हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो राब्ते तो हुकूमती लोगों के और उनके हमेशा रहते हैं, मुलाकातें भी रहती हैं। तो इसलिए इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो ना देखा जाए, इसको इसके प्रोपोर्शन में देखा जाए, इसको इसकी रियलिटी में देखा जाए, इसमें से थेरीज ना निकाली जाए। जी सर, आप सवाल गिल साहब ये बताएं कि इस वक्त पंजाब और फेडरल में आपकी कैबिनेट जो है वो मियां नवाज शरीफ की कैबिनेट के बराबर उसका साइज़ हो चुका हुआ है, बल्कि कई जगहों पे साइज़ बढ़ा है। इशू गवर्नेंस का है। काबीना में इजाफे से महंगाई और आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंचेगा और महंगाई को काबू पाने के लिए अमली इकदाम क्या कर रहे हैं? इसमें ये बयान करना है कि आईनी तौर पर आप एक लिमिट से बढ़ा नहीं सकते कैबिनेट को, और उतना साइज आप पहले ही अवेयर कर चुके हैं। मैं बताता हूँ। देखिए, दो बातें ध्यान में रखिएगा कि एक तो ये कि कुछ चीज़ों के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं और कुछ के शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ सीएम का बीट रिपोर्टर होता है, फिर अचानक आपका चैनल स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रख देता है। वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फिर बड़ी बड़ी स्टोरीज ढूंढ के लाता है। इसलिए हर जगह पे गुंजाइश मौजूद होती है। अंसारी साहब के साथ जब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लगाया जाता है तो दुनिया टीवी की ताकत दुगनी हो जाती है। इसी तरह जब जियो टीवी, इसी तरीके से एक्सप्रेस और GNN दूसरे दोस्तों में, इसी तरीके से काबीना में भी ये होता है। आप अगर तो आप करने आए हैं अयाशी और पैसा बनाने, तो फिर सियासत से ज़्यादा वेला काम कोई नहीं है। लोगों से मिलें, चाय पिएं, उनके काम कराएं और पैसा बनाएं। लेकिन अगर आप वाकई खिदमत करने आए हैं तो मैं आपको पूरे सिद्के दिल से बता रहा हूँ, इससे मुश्किल नौकरी कोई नहीं है। आपको 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है और फिर भी चीज़ें बची होती हैं जो आप नहीं कर पाते। तो बिल्कुल और लोगों को होना चाहिए, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका लॉन्ग टर्म में आवाम को फ़ायदा होगा, गुर्बत में भी कमी का उसका फ़ायदा होगा, एजुकेशन जिस महकमे में काम हो रहा है उस महकमे में उसकी बेहतरी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुल्क के देखें छोटे और बड़े कितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, मुल्क के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक अगर आपके मिनिस्टर हैं यहाँ नीचे हैं या ऊपर हैं, वो अगर नहीं मिल पाते तो आपको क्या दूसरे लोग नहीं साथ लेने? इसी तरीके से कोई और मिनिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लोग होने चाहिए, ज़रूरत नहीं है तो खान पीन से लोग नहीं लाने चाहिए। और इमरान खान का मतमा नज़र है प्रोडक्टिविटी, इसलिए जहाँ ज़रूरत हुई लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत हुई नहीं लगाएंगे, और आइन और कानून के मुताबिक उसकी तादाद रखेंगे। सवाल में अगला आपके पास तहरीके अदम इत्मीनाद आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके खौफ में आप दोस्तों को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद में आज एक सहाफी के साथ वाकया पेश आया है जो उसकी तरफ से किया गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि आज़ादी सहाफत में भी कहीं हमला हो रहा है? पहले सवाल का जवाब तो शेर में है कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू। तो सारे हमारे दोस्त ही हैं, और अगर किसी को पोर्टफोलियो दे दिया जाता है तो आप कहते हैं कि उसको राजी कर लिया, किसी को नहीं मिलता तो हम उससे नाराज़ हैं। ऐसे ना देखें इसको इस तरीके से देखें कि तमाम लोग जो भी सियासत में या सियासी इन्वायरमेंट में आइन के अंदर किसी ओहदे पे भी काम करते हैं, भले MNA MPA हैं या काबीना का हिस्सा हैं, वो आवाम के लिए उनका एक जो भी कमिटमेंट है उसके एतबार से लीडरशिप देखती है कि वो कहाँ काम कर सकती है। जहाँ उन्हें मुनासिब लगता है वहाँ पर उनको जिम्मेदारी दी जाती है। नाराज़गी और ना नाराज़गी इसकी वजह नहीं होती। दूसरा सवाल आपका जो है, आपने मुझे कहा कि इस्लामाबाद के सहाफ़ी, मुझे सिर्फ बता दीजिए कि वो किस अखबार में लिखते हैं, वो किस टेलीविज़न में काम करते हैं, उन्होंने कौन सी बड़ी स्टोरी ब्रेक की है, उन्होंने किस सहाफ़ी की शागिर्दी में सहाफ़त सीखी थी, उन्होंने कहाँ से सहाफ़त शुरू की थी, उन्होंने कौन से उनके बड़े सहाफ़ी जो उनके कुलीग हैं जिनके साथ बैठ के उन्होंने किसी कैफेटेरिया में चाय पी थी, कोर्ट रिपोर्टिंग की थी, असम्बली की रिपोर्टिंग की थी, वज़ीर आज़म की रिपोर्टिंग की थी। वो एक एडवर्टाइज़र हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उनकी। उसके ऊपर उन्होंने देखा कि आजकल न्यूज़ का धंधा भी ज़्यादा चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी बना दी। तो वो सहाफ़ी नहीं है, पहले अपनी ये करेक्शन कर लें। और उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि हमने तो, हमारे मिनिस्टर ने तो उनके ऊपर कंप्लेन की क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही फोश, घटिया, लग़व बात की थी
और एक ऐसी बात की थी जो आपको पता है कि बाजार में चलते हुए लोग भी एक दूसरे के बारे में नहीं करते। उन्होंने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के एक बहुत ही गलीज बात की थी। मिनिस्टर साहब के पास ये आइन कानून जो आपको हक देता है मिनिस्टर साहब को भी देता है। उन्होंने कंप्लेन की और दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ के कानून का। हमें तो ये लगता था कि उस कंप्लेन में उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी, अदालत में केस जाएगा और उनको सज़ा मिलेगी, और अदालत में वो जाएंगे उतनी देर तक वो उनकी जमानत होगी, वो फ्री रहेंगे और आखिर पर सज़ा होगी। अगर वो गलत हुए तो उनको सज़ा होगी, सही हुए तो वो छूट जाएंगे। उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया जब वहाँ पर गए कि पहले लोगों को मबहूस कर लिया, फिर लोगों के ऊपर फायरिंग की, कैमरामैनों पे सीधी फायरिंग की जो वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद पुलिस वालों को फेंटा लगाया, उनके सर पर गन रखी, स्ट्रेट उन्होंने गन तान के फायर किया, लोगों को जख्मी किया। तो ये तो टेररिज्म का एक्ट किया उन्होंने। ये जो गन है उन्होंने एक FIA या पुलिस के एहलकार के ऊपर नहीं तानी, ये गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, तो स्टेट इसका जवाब देगी। जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, एक सेकंड बात सुन लीजिएगा, जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है उसका जवाब स्टेट देगी। हमने उनके ऊपर एक जो उन्होंने बहुत ही घटिया गलीज बात की थी जो रवाज बन गया हुआ है यहाँ पर, इसी तरह के अभी आप देखें वो एक घटिया ट्रेंड चलाने वाले को मरियम सफदर कह रही मेरी जिम्मेदारी है। तो मरियम साहबा ऐसे तो गालियां, आप हमारी बहन है, मैं पंजाब में भी 1 साल रहा हूं, फेडरल में भी, ये सारे रिपोर्टर खड़े हैं, इनमें से कोई दिल पे हाथ रख के बताए कि कभी निजी महफिल में भी आपके बारे में ऐसी गुफ्तगू की हो जो कोई भाई अपनी बहन के बारे में ना कर सकता हो। हम तो आपका एहतराम करते हैं, आपको भी शर्म करनी चाहिए, आपको हया करनी चाहिए कि आप ऐसे गंदे लोगों की जमानतें करवाते फिरते हैं, आप उनकी ओनरशिप ले रहे हैं जो गंदे ट्रेंड्स चलाते हैं, ये ना लाएं। फिर आप सारे शीशे के घर में बैठे हैं, सबकी बहन बेटियां हैं, सबके बारे में बकवास हो सकती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं दोबारा, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर सेन लोग हैं और मीडिया से, उनसे करप्शन पे बात करें, आप लोगों की जो मिस गवर्नेंस है उस पर बात करें, कोई अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल कर फैमिलियों पे ना जाए, जो लोग सियासत में नहीं उन पे नहीं जाएं, लोगों पे कीचड़ नहीं उछालें। तो ये बहुत ही घटिया तर्ज अमल है कि जो लोग गंदे ट्रेंड चलाते हैं उनकी आप जमानतें और उनकी पैरवी करते हैं। आपके जो इलेक्टेड लोग हैं या आपके जो ऐसे लोग हैं जिनको आप राइट और लेफ्ट खड़े करते हैं, वो लोगों की माओ को गालियां देते हैं, वो लोगों की मरी हुई माँ को गालियां, गाली का जवाब क्या है? मुंह भर के गाली देनी है। जब आप किसी की माँ को गाली देते ना, ये एक इनका ये टेस्ट ट्यूब बेबी इनका इधर फिरता है सियासी, उस टेस्ट ट्यूब बेबी को मैं ये कहूंगा सियासी को कि गाली जब आप मुझे या किसी की माँ को गाली देते हैं, असल में आप अपनी माँ को गाली दे रहे होते हैं। जट्टों की जो तरबियत है वो ये नहीं है, अराइयों की तरबियत ये नहीं है, गुजरों की मलकों की ये तरबियत नहीं है पंजाब के अंदर, ये सकाफत नहीं है। जब आप कहते हैं मामा तियां सांझियां, वो इसीलिए कही जाती हैं बदबख्तों के हर एक की माँ बहन आपकी माँ बहन है। आप हमसे निपटें, सियासत करें, सामने खड़े कहें ये बात गलत है, ये सही है, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं। आप किसी की माँ बहन को गाली दे के सियासत कैसे कर सकते हैं? जब आप उसकी माँ बहन को गाली देते तो असल में अपनी माँ, मतलब मैं कुलसूम साहबा के बारे में कोई बदजुबानी करूं तो अपनी माँ के लिए करूंगा ना। मैं मरियम साहबा के बारे में कोई इखलाक से गिरी हुई बात करूं जैसे राणा सनाउल्लाह साहब किया करते थे, तो मैं अपनी बहन के लिए गिरी हुई बात करूंगा ना। ये हमारी तरबियत में नहीं है। हम आपकी मंजी पीढ़ी इतनी ठोकेंगे कि चूल में से आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे, आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे जैसे हमारी माँ बहन है। तो इस रास्ते पे ना आए। और जो आपने खुद साख्ता सहाफी की बात की, जो वजीर आजम के पास पैसे मांगने के लिए आए थे, जो वजीर आजम को मैंने कानों से सुना था कि मैं इस मीडिया की टांगे मान के आपके सामने फेंक दूंगा, और वहां पे और लोग भी बैठे हुए थे, मुझे इतने पैसे दे दें। तो वो शख्स आज अपने आप को सहाफी कहे या आप उनको सहाफी कहें, ये आपकी मुझे जुस्तजू का पता है सहाफत के लिए आपने जाती तौर पर क्या की हुई है। ये आपको भी आपके लिए भी दुरुस्त नहीं कि ऐसे लोग अपने आप को सहाफी। नाज़रीन, मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गेल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का मकसद फलाह बहबूद के लिए जारी मंसूबों का जायज़ा लेना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लाहौर के एक रोज़ा दौरे के हवाले से वो अपडेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी अरकान और लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायात का एक और सुनहरी बाब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत
सीपैक फेज 2 तेज करने पर इत्तफाक। इक्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई